प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर महेश कुमार रचियता, राजनीति विज्ञान, महारानी सुदर्शना गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या यूँ कहें कि भारत के संविधान के संदर्भ में बात करना अपन ने प्रारंभ किया था। पिछली 2-3-4 क्लासों में मैंने आपको जो मेकिंग का प्रोसेस है भारत के संविधान का, जो भारत का संविधान बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके द्वारा बनता है, किसके लिए बनता है, संविधान बनने के लिए से पहले कौन सी परिस्थितियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति, उद्देश्य समिति, फंडामेंटल राइट समिति, इस सब के बारे में अपन ने बात की। इसके बाद में अपन ने संविधान की प्रस्तावना की बात की। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के उद्देश्यों और संविधान के दर्शन को स्पष्ट किया गया है। और आज की जो अपनी क्लास है वो एक महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो डेमोक्रेसी का ज़माना है, लोकतंत्र का ज़माना है। और डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमेशा राइट्स की बात होती है, लेकिन अपने संविधान की एक सुंदरता है, एक विशालता है, एक गहनता है, एक व्यापकता है कि अपने संविधान में राइट्स के साथ साथ में ड्यूटीज़ की भी बात की गई है। उसकी बात अपन एक अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट में, जब भी इसका नंबर आएगा तब। तो आज अपन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। अब राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। आप किसी तानाशाही शासन व्यवस्था में या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में अगर राइट्स की बात करोगे तो वो चीज़ें बेईमानी सी लगती है, क्योंकि राइट्स एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। अब डेमोक्रेटिक कैसे है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, मानवाधिकार। मानवाधिकार से अभिप्राय अपन थोड़ा सा ये ले सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के साथ ही मिल जाते हैं, उनको मानवाधिकार कहते हैं। अब उन मानवाधिकारों की व्यापकता बड़ी विशाल है, बहुत व्यापक है वो। और यूएनओ जो बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य ही वही है कि तमाम दुनिया के अंतर्गत पूरे विश्व में मानव अधिकारों की स्थापना की जाए। इसके पहले राष्ट्रसंघ जो बना था उसका भी मूलभूत उद्देश्य तो यही था, लेकिन वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ असफल हुआ। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 के बाद में, और 1925 के बाद में ये बना था राष्ट्रसंघ। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में राष्ट्रसंघ बना, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में राष्ट्रसंघ बना। फिर उसके बाद में मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके बताऊंगा आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक्चुअली 1945 में हुई। स्थापना का जो उद्देश्य है वो यही है कि तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की स्थापना हो। अब अपनी ये क्लास मानवाधिकारों की ना होकर के आज फंडामेंटल राइट की है। अब यहाँ ये एक प्रश्न आ जाता है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि साहब, मानवाधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स? बिल्कुल मेजर डिफरेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को संविधान के भाग 3 में लिखित रूप से दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भारत के संविधान के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले पोर्शन भाग 4 में बात की गई है। अब मूलभूत अंतर क्या है इनमें? अब मूलभूत अंतर अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें तो फंडामेंटल राइट एक तरह का बाध्यकारी है, वाद योग्य है,
जुडिशियल रिवीजन है इनके ऊपर, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। और ह्यूमन राइट जहां हमने स्थापित किए गए हैं वो संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें वाद योग्य नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है उसमें, और साथ ही वो बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, और फंडामेंटल राइट पूर्णतया बाध्यकारी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ, इतना जरूर अपन ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को अपने आप ऊपर से नहीं आए, ये ह्यूमन राइट्स में से ही निकाले गए हैं, ह्यूमन राइट्स में से ही निकाले गए हैं। ह्यूमन राइट्स में जो कुछ लिमिटेड राइट्स ऐसे निकाले गए हैं जिनको लिपिबद्ध करके गारंटी दी गई है राज्य के द्वारा कि ये अधिकार तो आपको किसी भी सूरत हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट तो बड़े व्यापक हैं। उनमें से कुछ सेलेक्टिव राइट्स निकाल के भाग 3 में हमने स्थापित कर दिया और राज्य की गारंटी दी गई है, साथ में ऊपर न्यायपालिका की सुरक्षा दी गई है कि ये अधिकार व्यक्ति को किसी भी स्थिति में देंगे। अब यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि इनका निलंबन भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियाँ अगर राज्य के समक्ष उपस्थित हो जाती है, जैसे राष्ट्र भारत के संदर्भ में देखें अपन, भारत में बाह्य आक्रमण हो जाए, मान लीजिए आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाए, इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, इसे लग चुकी है अपने यहाँ पे 1975 में, तब जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाते हैं। भारत की संप्रभुता पे कोई खतरा हो तो फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है इनको। जैसे कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा एक अधिकार को हटा दिया गया, यानी कि उसको कानूनी जामा पहना दिया गया, और वो एक फंडामेंटल राइट न होकर के एक लीगल राइट है आपका, वो है संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को आप फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। इसके पीछे पूरा दर्शन है, पूरी भारत की संसद में पूरी बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको देखा है, पूरा दर्शन इसके पीछे। क्योंकि राज्य के क्षेत्र में जो भी संपत्ति है वो अंततोगत्वा राज्य की होती है, और राज्य के हित में उस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, कोई इंडिविजुअल उसके लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि संपत्ति अंततोगत्वा राज्य की ही है। अब जैसे संपत्ति का अधिकार, आपकी जो भी संपत्ति है, आप जो भी अर्निंग करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% में, 20% में, 30% में। तो इस तरीके से मतलब एक लिमिटेड, एक तरह से नियमित, नियंत्रित अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो आज अपन अगर कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, आज वो अधिकारों की संख्या 6 ही रह गई। अब अधिकारों का अपना महत्व है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले बात की जाती है अधिकारों की। अब इस अधिकारों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इंग्लैंड के संदर्भ में अपन देखें, क्योंकि हमने जो व्यवस्था को फॉलो किया है वो इंग्लैंड की व्यवस्था को फॉलो किया है। इंग्लैंड के संदर्भ में कहा जाता है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। बेशक अलिखित संविधान है, लेकिन वहाँ भी फंडामेंटल राइट रिटर्न में है, लिखित में फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल रिटर्न में। 1215 का जो मैग्ना कार्टा एक्ट है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित, वो ब्रिटिश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। उसके बाद में उस पर टीकाएँ, उस पर संशोधन, उपविधन, ये सारे बने हैं। अमेरिका के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है। तो जो भी राष्ट्र डेमोक्रेटिक है
वहाँ फंडामेंटल राइट्स होंगे, मूल अधिकार होंगे, और वो संविधान के द्वारा प्रदत्त होंगे। अब इन अधिकारों के संदर्भ में एक चीज़ और आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, कि अधिकार कोई सरकार नहीं देती है हमें। जैसे कि आजकल कहा जाता है यहाँ बोलने की आज़ादी है आपको, इस सरकार में आपको बोलने की आज़ादी है ना। सरकारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। भारत के नागरिक को बोलने की आज़ादी भारत का संविधान देता है। भारतीय नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। अधिकारों से इनका कोई ज़्यादा लेना देना, सरकारों से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आज के यहीं पे, कल नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।